साथियों, अभी सुबह और शाम दोनों सत्रों में दो टॉपिक रखे। एक टॉपिक ये था कि हमारे संविधान में, भारत के संविधान में हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। भारत के संविधान में हमारी सारी समस्याओं का समाधान निहित है। There is a complete solution in our constitution. There is a complete solution of our problems in the constitution. लेकिन आजादी के 70 साल के बाद भी, आजादी के 70 साल के बाद भी हमारी समस्याएं बनी हुई हैं और लगातार बनी हुई हैं। तो क्या कोई षड्यंत्र है? Yes. This is the question. This is the substance of the matter. बात को यहां से ट्यूबलाइट जलाने का काम करना था। वक्ताओं को जब मंच पर बुलाया जाता है हमारे, तो वक्ता जो है दिमाग जो है विषय पर नहीं लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं कि फोटो कांसीराम जी का है कि नहीं है। हमारे दादा का भी नहीं था, वो हमारे दादा का भी नहीं था, अच्छा हमारे बाप का तो नहीं, हमारे भाई का भी नहीं। दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा था, 40 से 50 महापुरुषों को फोटो लगा हुआ था। एक आदमी आया, तो इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि का फोटो तो नहीं है। तो एक हमारे साथी ने उससे कहा कि इसमें ये जो हैंडबिल है, सॉरी उठा लीजिए, हैंडबिल में एक फोटो है माननीय कांसीराम जी के बगल में फोटो है, ये किसका फोटो है? जो ही प्रश्न किया तो वो उसके पैर से जमीन खिसक गया, उसको नहीं पता था। हमारे साथी ने कहा कि दीना भाना का है, ये भी वाल्मीकि थे। तो दीना भाना वाल्मीकि का फोटो पर आपकी नजर नहीं गई, और भाई दिव्य ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का फोटो जो प्रिंटर होता है उसके पास नहीं था, क्योंकि प्रिंटर को ये बोला गया था जितने भी महापुरुष हैं हमारे, उनका सबका फोटो लगा देना, उसके पास नहीं होगा। तो नहीं था, नहीं फोटो आया। एक आदमी ये नोटिस में कर रहा है, लेकिन 40-50 महापुरुषों का था, उनके विषय में उसको जानकारी। अब दूसरी बात, हमारे साथी ने उससे पूछा कि आप कितने दिन से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि 2 दिन से आ रहे हैं। तो पूछा अच्छा सुबह का जो सत्र था वो क्या था? उसका ट्यूबलाइट बुझा हुआ था। फिर पूछा कि अभी जो वक्ता है लोगों ने अच्छी बातें की, उसमें से क्या आपको याद है? तो सुन याद है। ऐसे नालायक इस समाज में भरे पड़े लोग, जिनको न विषय से लेना देना है, न उद्देश्य से लेना देना है, न ऑब्जेक्ट से लेना देना है, न इतने लोग जो काम कर रहे हैं उनको लेना देना है, उनका फोटो नहीं है। मूर्ख को ये नहीं पता है कि उस महापुरुष ने काम बताया, हम काम करके दिखा रहे हैं। उन नालायकों को ये भी नहीं पता है कि जिन महापुरुषों का तुम नाम ले रहे हो उसका काम हम करके दिखा रहे हैं। हम लोग ये हालत होगी, क्या समाज सुधारेंगे हम लोग? खून पसीना एक करके, पैसा खर्च करके, सर पर कफन बांध करके आते हैं। कुछ लोग बैठे रहते हैं, जानकारी लेके आते हैं, जानकारी देते हैं। जब जानकारी देख लेते हैं तब अपने को माथा कोटना पड़ता है। अपना कपड़ा फाड़े, उनका फाड़े, निकालें कुछ। जानकार
और समझदारी जीरो, समझदारी जीरो। सुबह से कम से कम 20 से 25 बार बोला होगा कि विषय ये है, विषय ये है, विषय ये है। विषय से लेना देना नहीं, जो दिमाग में बैठा हुआ है कचरा ठोक देना है सब। आपको अच्छा लगे ना लगे, किसी को बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात पकड़िएगा ठोक दो साहब भाई। कोई बात निकलिए, ठीक है, उनका अपना विचार है, उसको प्यार से सम्मान से बोल सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन उसको इश्यू बना लो, विषय को तो खत्म कर दो। इतना पैसे खर्च करके, इतना समय खर्च करके लोग आए हैं, बात को समझना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, जानकारी लेके जाना चाहते हैं, प्रेरणा लेके जाना चाहते हैं, सद्भावना लेके जाना चाहते हैं, दोस्ती लेके जाना चाहते हैं, बंधुत्वता लेके जाना चाहते हैं कि हम एक दूसरे को कंधे से कंधे मिला के मरने मारा नहीं होगा। कल को जेल में बैठे थे, दूसरे को जो है शांति से जो एक दूसरे को हेल्प करके, सब ये लेके बैठे हुए हैं। कल को यहाँ से जाए थाने बाहर रोड पर कोई बात है तो सारे लोग एक साथ हो जाए। इतनी ही पतली गली से जो है भाग, कई बार तो भाषण देके गायब हो जाते भाई, भाषण देके गायब। इससे बड़ा जो प्रमाण जो है गैर जिम्मेदाराना तुम लोग मिल ही नहीं सकता। भाषण जी पतली गली से भाग जाते हैं, सुनते नहीं है। अच्छा, जब तक नहीं बोलने का मौका मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे, तब टाइम का शॉर्टेज नहीं रहता। जो ही माइक पर बोलेगा तब समझ आता कि भाई देखो, इनको माननीय कांसी राम जी ने, माननीय कांसी राम जी फाइल कहाँ चली गई, फाइल ये है, इन्हीं लोगों को, ये माननीय कांसी राम जी ने कहा कि ये एजुकेटेड चीटर्स हैं। कांसीराम जी का है, मैं अपने घर से नहीं बोल रहा। किसी साथी ने कहा 25 दिसंबर को बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन किया था, 25 दिसंबर 1927 को जला, किसी ने याद नहीं किया। अरे भाई, 25 दिसंबर को गूगल उठा के देख लो, कम से कम 40 ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। जिन लोगों ने क्वेश्चन उठाया से पूछो कि बाबा साहेब ने 25 दिसंबर को क्यों चुना था। मैं यहाँ बैठ के चैलेंज कर रहा हूँ, ABCD नहीं पता होगा भाई, नहीं तो खींचता बताता है, बिना पोस्टमार्टम करे काम नहीं चलना। बड़ा तो छोटे इंजेक्शन से काम है तो तलवार निकाल के काटना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ पूरे देश में, जब तक कीड़े फाड़ेंगे नहीं तब तक जो बदमाशी करके रहेंगे, कोई भी हो। इनका नाम मैंने रखा है सुझाव चंद्र एंड राय चंद्र। दो लोग मिलेंगे कार्यक्रमों में भी और मोहल्ले में भी, शादी पर। एक का नाम है सुझाव चंद्र, एक का नाम है राय चंद्र। सुझाव वाला बोलता है कि पोडियम इधर से उधर होता तो और मजा आता, और राय चंद आता है तो वो बोलता है कि पोडियम भी ना रहे तो भी चलेगा, पोडियम में रहे तो राय है। एक तरफ जो सुझाव चंद्र हैं और एक तरफ जो राय चंद्र हैं। इस सुझाव चंद्रों के बीच में और राय चंद्रों के बीच में जो है हमारे जैसा छोटा छोटा कार्यकर्ता जो है परेशान है पिछले 30 सालों से। ये राय चंद्र सुझाव चंद्र की मूर्खता बताता हूँ, तो जरूरी है पोस्टमार्टम करना, कंक्लूड अभी कर दूंगा फटाफट, टाइम याद नहीं। मूर्खता, मूर्खता का प्रमाण देता हूँ। सब मुन्ना भाई MBBS हैं। मुन्ना भाई MBBS कैसे? हमारे गले में मटका डाला जाता था, हमारी बहन बेटियों के साथ। अरे मूर्खों, 60-70 साल के बाद जो है या तो मटका ही रख ले तो टाई रख ले। टाई वाले भाषा क्यों नहीं बोलते? मटके वाले भाषा किसको बोलते हो? मूर्खों की मूर्खता में बता रहा हूं। हमारे गले में पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, तो ये रायचंद सुझाव चंद को मैंने बुलाया एक बार। कोई है इधर तुम्हें बुलाऊं? है ही नहीं, दिखाई नहीं दे। विजय भाई की जवान किधर है? महापुरुष, महापुरुष वाली बात पॉइंट अच्छा है।
भाई महापुरुष महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, गुड, वेरी नाइस। लेकिन एक और भी चीज है कि पर्सन लिखा हुआ है अंग्रेजी में, पर्सन इंक्लूसिव, और महामानव पुरुषवाची है, महिलावाची नहीं है। महामानव जो करती नहीं है, करता ही होता है। तो महामानव भी जो है पुरुषवाची है, महिलावाची नहीं है। दूसरी बात, जितने महापुरुष हैं उसमें महिलाएं जो हमारी हैं उनको भी महापुरुषों ने ही अटेंड किया हुआ। सावित्रीबाई फुले का नाम जिस महापुरुष को देखे, तो महापुरुषों को उस संदर्भ में भी आप देखिए। लेकिन बहुत अच्छा सुझाव है। एक आदमी खड़ा हो जाए, आइए आ जाए, आप ही आ जाए। अब हम ऐसे बोलें कि देखिए कितना सुंदर व्यक्तित्व है, पहले बड़ा अच्छा है, बोलें। अब एक आदमी आएगा कि देखो 5 घंटे पहले जो खाना खाते तो पेट में, बुरा मत में बैठ, पेट में अब जो खाना सड़ा होगा तो वो बदबू बन गया होगा, है ना। अब उसमें ये है गंदगी साहब, क्योंकि अब सुबह गंदगी निकालेंगे ना। रायचंद सुझावचंद की नजर जो खाना आपने खाया बढ़िया उस पर नहीं है। अब वो लैट्रिन बन गया तो उस पर नजर आ ये लैट्रिन वाले मानसिकता वाले लोग जो है हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। ये हमारी खुद की समस्याएं हैं, जिनको कमियां नजर आती, अच्छाई नजर नहीं आती, और कमियों को इतना दिलेरी से बोलते हैं, इतना जबरदस्त की जो तीर मार लिया साहब। तो हाँ, इन्होंने खराब टाई पहना है या कोट पहना है, मैंने मार दिया तीर। अरे ऐसे थोड़ा, इतना भी सेंस नहीं है कि सामान्य बातें ओपन सेशन में की जाती है। जैसे कल ओपन सेशन होगा या मॉर्निंग में सेशन है, तो सामान्य बातें ओपन सेशन में की जाती है। जब सत्र शुरू हो जाता है तो विषय पर आना पड़ता है, और सबकी आंखें लालायित होती हैं, ढूंढती विषय कि जो विषय पर क्या बोलना चाहते हैं, हम सीख के जाएं, ताकि हम अपने स्कूल में, कॉलेज में, विभागों में, सरकारी दफ्तरों में, समाज में जाके बताएं। इसलिए टॉपिक रखा जाता है। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। कबीर दास ने कहा था, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो रस की लूटन लूट, वैचारिक रस मिलता, स्वाद मिलता, मजा आता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो रस की लूटम, और ज्ञानी से अज्ञानी मिले तो हो माथा। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान वाला, नॉलेज वाला से नॉलेज वाला मिलेगा तो रस की, सत्संग होगा, अच्छी से अच्छी सी बातें होंगी। कबीर कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले हो है रस की लूट, अच्छे विचारों की लूट, बड़ी आदान प्रदान होगा। और बाई द वे ज्ञानी से अज्ञानी मिले तो ये माथा पीटापटी होगा, झगड़ा होगा। तो ज्ञानी अज्ञानियों का मामला है भैया। वाम शिफ्ट में हम लोग अपने लोगों को ज्ञानवान बनाते हैं, जानकारी देकर उनको एम्पावर्ड करते हैं, तो वहां रस की लूट होगी, वैचारिक सत्संग होगा, अच्छी जानकारियों से लोगों में जो है ताकत आएगी, जूता पंजार झगड़ा तूफान नहीं होगा। तो मामला ज्ञानी ज्ञानी का है या ज्ञानी अज्ञानी का है, मामला सुझाव चंद्र का है या रायचंद्र का है, क्लियर होना चाहिए। अब विषय पे, आज के विषय में विषय का पहला सत्र था कि भारत के संविधान में हमारी समस्याओं का समाधान है। अब प्रश्न है कि हमारी समस्याएं क्या है। हमारी सबसे बड़ी समस्या थी समानता की, क्योंकि हमारे लोग असमान ट्रीटमेंट दिए गए थे, असमानता की, उसको व्याख्या नहीं करेंगे। दूसरी समस्या हमारी क्या थी? बेरोजगारी की। तीसरी समस्या क्या थी? गरीबी की, गुर्बत की, पॉवर्टी की। चौथी समस्या क्या थी? क्या है? क्या है कि हर सक्षम व्यक्ति को राज्य की जवाबदारी, जिम्मेदारी है
उसको जीविकोपार्जन का साधन दे। आर्टिकल 39A भारत के संविधान का 39A साफ साफ कहता है, आराम से कहता है, 39A निकालते जाइए साहब, हमसे जुड़े रहो, ये सब हो जाएगा। मुझे याद है लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। ये कहता है कि राज्य की जवाबदारी है कि हर व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मेल हो या फीमेल हो, उसको वो जीविकोपार्जन का माने जीने का साधन माने रोजगार 100% दे। ये 39 कहता है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। आपको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, बंधारण, संविधान ये कहता है, भारत का ये संविधान कहता है हमें और आपको, राज्यों को, कि राज्य की जवाबदारी है, शासन की जवाबदारी है कि हर व्यक्ति को उसको जीविकोपार्जन में, रोजी रोजगार जिसको कहते हैं, वोकेशन कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं, वो 100% दे, और भी पर्याप्त दे, ज्यादा दे। किस संविधान में लिखा है कि कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं होना चाहिए? लिखने वाले क्या योग्य नहीं थे कि गरीब देश के सारे लोगों को रोजगार हम कैसे देंगे? उनको नहीं समझ में आ रहा था। उनको समझ में आ रहा था कि गरीब देश भी संपन्न होगा और संपन्न देश जो सबको रोजगार देगा 10 साल के बाद देगा। लेकिन जिनेश्वर बाबू ने जब एक टॉपिक को डिजाइन किया तो एक अच्छी बात डाल दी कि 70 सालों के आजादी के बाद भी यदि हमारी समस्याएं बनी हुई हैं, हमारी गरीबी बनी, हमारे माने इनके नहीं है, गांव में जाके देख लो, यहाँ तो है ही है। यहाँ तो अभी गरीबी का परिणाम यह है कि जब बोला गया था कि सारे लोग जो आए हुए रुके हुए हैं, सब लोग अपना जो डोनेशन दे दीजिए, रूम रेंट दे दीजिए 500-700 रुपया, तो जो टाइल सूट वाले भी उन्होंने बोला कि साहब इतना तो पैसे नहीं है। यहीं के प्रमाण दे दे रहा हूँ ना, 12 छोड़ दीजिए कि जैसे तैसे तो हम फ्लाइट से, जैसे तैसे ट्रेन से आए हुए हैं, रूम रेंट देने का पैसा नहीं है। तो जब ये वो लोग हैं जो समाज के बड़े प्रबुद्ध, बड़े सक्षम, शक्तिशाली, सब तरह से लोग, इनकी भाषा है, तो बाकी जो गांव में छुटे उनकी क्या भाषा होगी? बाकी जो विलेज में रोटियां, सूखी रोटी खा के जो है, अब बच्चे जो 4-4 फीट के पैदा हो रहे हैं, जहाँ 6-6 फीट के, 7-7 फीट के मजदूर के बच्चे हुआ करते थे, बड़े पैसे वालों के 5 फीट के बच्चे होते थे। अब उल्टा हो गया है, मजदूर के बच्चे जो 5 फीट के पैदा हो रहे हैं, बड़े बढ़ के, उनके पास गाल धंसा हुआ, आंखें धंसी हुई हैं, उनका दांत टेढ़ा है, कुपोषण के शिकार, मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। उनके जीने का जो है, जाके देखो जानवरों में, उनके जीने में कोई अंतर नहीं है। उनका बीमार लोग हैं, बीमार पैदा हो रहे, बीमार मर रहे हैं। किसी भी गांव में, किसी भी झुग्गी झोपड़ी में, चाहे बॉम्बे, कलकत्ता हो, इंटीरियर विलेज, तो सब जगह देखिए गरीबी की क्या हालत हो गई है। इसमें से कितने लोग जो हेलीकॉप्टर पर चलते हैं, नाश्ता करने जाते हैं दुबई? मैं 8 लोगों का नाम दे सकता हूँ जो मसाज कराने जो हेलीकॉप्टर से दुबई जाते हैं। मैं आपको जो 1000 लोगों का नाम दे सकता हूँ, CCI की रिलेट बॉम्बे के लोगों, मैंने बोला हुआ है, वो बॉडी का मसाज कराने जो थाईलैंड जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, हम लोग CCI क्लब में, मैं नाम ले रहा हूँ, पूरे माइक के सामने बोल रहा हूँ, तो एक दिन बिल बन गया 40-50 हज़ार रुपया करते। कहते कोई बात नहीं सर, हमारा तो इतना तो ऐसे ही, हम तो बाल कटवाने चले जाते हैं, इतने खर्चे हैं, तो मैं पेमेंट हमने कहा कि नहीं, हमारी बेटी का बर्थडे, मैं चेक दूंगा, ये करूँगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको सच्चाई, नंगी सच्चाई। कौन लोग हैं जो 50,000 रुपये का नाश्ता करते हैं डेली? ना हाथ खड़ा कर दो ना कोई। कितने लोग हैं जो हेलीकॉप्टर रखे हुए, जो घमंड में है कि हम जहाँ घर पे कार है, थोड़ा बढ़िया मकान हो गया है, या थोड़ा टाइट कोट पहननी है? कहाँ? जो गरीबी 2010 से पहले थी वही दूरी। आप मान के चल के यहाँ आए हो, यहाँ चले गए। आप 100 करोड़ रुपया कमाई, कोई बनना होगा जबकि जैसे जैसे मान 5 करोड़ का अंबानी उधर दिखाई दे रहा है, आप देख लो तो फिर पता चलेगा ना आप कहाँ हो। जमीन पर थे, पैरों के बराबर थे, तो आज भी वही। ये तो हम अच्छी लोगों की बात कर रहे हैं। गरीबी की बात करेंगे तो जब लॉकडाउन में जब मजदूर जब जा रहे थे, एक लेडी को जो बच्चा पैदा हुआ, और जो है जैसे तो उसके जमीन पर नाल काटने की गलती हो गई, चाहे रोग हो गई, गरीबी का क्या है, वो ऐसे हाथ से काटी थी, किस तरह से बच्चा मर गया। माँ जो है बच्चे को जो अपने मासूम बच्चे को जो पत्थर में रख के छुपा के जा रही है, तो छोड़ भी सकती थी, लेकिन माँ थी ना, पत्थर में छुपाते कि हमारे इस लाश को भी कोई मतलब सुरक्षित रखे, इज्जत देके, और जा रही है उसका हस्बैंड जो उसको वीडियो शूटिंग कर रहा है, तो क्या करें? और लड़का मर गया था, और माँ जो बार देख रही है अपने आप जा रही है।
इस देश में जब एक गरीब माँ नवजात बच्चे को अपने गोद में मजबूरियों की वजह से मरते हुए देख रही है, और उसका वीडियो पूरे वर्ल्ड में वायरल हुआ है। इस देश के शासकों के चेहरे पर थोड़ी शिकन नहीं आई थी। उस दिन पार्टी मनाया जा रहा था, और आज तक मन की बात में कभी जिक्र नहीं किया गया। इससे बड़ा गद्दारी का उदाहरण पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में नहीं, दुनिया के किसी इतिहास में इतना बड़ा गद्दारी का, हिटलर वाला एक पीरियड छोड़ दीजिए, शायद हो सकता है उसमें उदाहरण हो, नहीं हो सकता। ऐसा उदाहरण इस देश में हुआ, लेकिन कभी भी शासक वर्ग ने इस पर शोक जाहिर नहीं किया। क्यों? इसलिए ये टॉपिक रखा गया कि भारत के संविधान में जो प्रोविजंस हैं उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या है, क्या क्या चीजें हैं, हमारी समस्याओं का समाधान कहाँ है, किसी को पता नहीं है। और हर आदमी विषय पर आता है कि मैं विषय पर बोलना चाहूंगा, और विषय पर बोलता नहीं है। कबीरदास ने बोला था ना, मैं बबरी रही किनारे बैठ, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपरी बूढ़न डरी रही किनारे। बामसेफ के कार्यक्रमों में कहते हैं कि गहता सो बहता, गहता बहता का मामला है कबीर की वाणी में, मतलब गहन करो, अध्ययन करो, समझो। अब जो है हमारे भारत के संविधान में, बंधारण में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस किए गए हैं, उस प्रोविजंस की जानकारी सबको होनी चाहिए। अच्छा, वो प्रोविजंस की जानकारी है तो आप सोचो कि इसको लागू कर दिया जाता तो क्या इस देश में बेरोजगारी रहती? मोबाइल साइलेंट करिए। क्या मोबाइल बंद कर दीजिए सभी लोग, मोबाइल एक तो साइलेंट करिए, बंद कर दीजिए। समझने वाली बात है कि क्या भारत के बंधारण में, कॉन्स्टिट्यूशन में, गुजरात में बंधारण कहते हैं, हिंदी में संविधान कहते हैं, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं, प्रबंध हैं, उसकी समाज को जानकारी है नहीं है? उसको जानकार कौन बनाएगा? हम लोग बनाएंगे, जवाबदारी दी हमारे महापुरुषों ने। तो आप लोगों को ये प्रेरित करने के लिए विषय रखा गया है कि संविधान के भीतर क्या क्या लिखा हुआ है उसकी जानकारी रखिए पहले, और जानकारी रखने के बाद जो समाज में चाहिए, एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, यदि समाज में, भारत में भारतीय संविधान को ठीक से लागू कर दिया जाता है तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अच्छा, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो जब समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है इस देश में, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई न कोई षड्यंत्र है, कोई न कोई कॉन्स्पिरेसी है। तो व्हाट आर दोज कॉन्स्पिरेसीज? व्हाट आर दोज कॉन्स्पिरेसीज? वो षड्यंत्र क्या है, उसका पर्दाफाश करने के लिए विषय रखा गया है। उसका पर्दाफाश करने के लिए विषय रखा गया है कि वी हैव टू अनर्थ दोज कॉन्स्पिरेसीज, व्हाई दोज कॉन्स्पिरेसीज आर प्रिवेलिंग। We have to demonstrate those conspiracies. We have to unearth those conspiracies. We have to really reveal those conspiracies. उसको करना जरूरी है समाज के सामने, और समाज के सामने करने का मतलब होता है कि हम समाज तैयार कर रहे हैं। हम समाज तैयार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम समाज तैयार करेंगे। हम आप, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम समाज को बताएं कि देखो भाई, ये बदमाशों ने ये षड्यंत्र किया है। तो हमने लास्ट ईयर 100 पॉइंट्स निकाले भारत के संविधान से, अभी जेरॉक्स कॉपी दे देंगे, कि दीज आर द 100 पॉइंट्स व्हिच आर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, व्हिच आर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट उसी के विपरीत, 100 पॉइंट्स के विपरीत इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं किया जा रहा है, और उसके बदले 100 पॉइंट्स हमने दी हुई कि क्या लागू किया जा रहा है। उन षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया हुआ है, उसके फोटो कॉपी, जेरॉक्स कॉपी हम सारे लोगों को दे देंगे अभी बाद में।
कि these are the conspiracies। जब आप बीमारी जान जाएंगे तो ही तो दवा देंगे। बीमारी को जानना, बीमारी के जड़ को जानना बहुत जरूरी है। तो बीमारी को जब जान जाएंगे तो हम दवा देंगे। अभी हमारी बीमारी की सही डायग्नोस नहीं है तो हम दवा कहां से देंगे? तो ये टॉपिक ये रखा गया था कि संविधान के बेसिक प्रोविजंस क्या हैं, व्हाट आर द बेसिक प्रोविजंस, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर द लैटेंट प्रोविजंस, व्हाट आर द इम्प्लाइड प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक पार्ट ये है। उसके बाद 70 सालों में भारत के संविधान को ईमानदारी से नहीं लागू किया गया, तो क्यों कि नहीं किया गया वो बताना है। क्या क्या षड्यंत्र वो बताना है। अब हम शुरू करेंगे तो हमारा टाइम चला जाएगा, अभी हम शुरू करें तो। लेकिन आपसे निवेदन है कि षड्यंत्र को सोचो, हम बताएंगे। अभी 3 दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी तरह से बताएंगे। अभी समय की मर्यादा देखना है और भी काम देखने हैं। अभी एक प्रोग्राम भी है, कल्चर प्रोग्राम, तो शाम के लिए, वो मिशन के लिए है, आपके इंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि आपको जोड़ने के लिए भी है। इसलिए जो उसका मीनिंग है, तो जो समय दिया गया उस समय पर 9 साढ़े 9 बजे खत्म भी करना है, हम उस पर हैं। तो एक बात ये हो गई, जानना जरूरी है। अब दूसरी बात, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, पूरा देश में सेलिब्रेशन हो रहा था कि हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को वी हैड एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट डे को 30 नवंबर 1949 को, 30 नवंबर 1949 को आरएसएस वालों ने संविधान का उसी समय विरोध किया और बाबा साहब का पुतला जलाया। और उसके बाद एक टाइम्स ऑफ इंडिया में उसी समय एक कार्टून आया, वो नेक्स्ट डे को 1 दिसंबर को पब्लिश हुआ था। उस 1 दिसंबर में कार्टून में 4, 5, 6, 7 लोगों का है, रावण का मुंह बनाया हुआ है। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का तीसरा मुंह है और इधर जो है एक जो है बाण मार रहा है, तीर। 10 वहाँ चेहरे हैं, एक गांधी का है, नेहरू का है, बाबा साहब का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे करके है, और वो मारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये इनके पांचजन्य में निकला। और टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या निकला कि एक जो बच्चा हॉस्पिटल में है और बाबा साहब उस बच्चे के माँ है, उसके देख रेख कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर was smiling seeing his baby that in the hospital and he was very happy कि there is a birth of child. He was happy. He was a nurse. उसको देख रहे हैं और उसको देख रहे हैं और पीछे से नेहरू, 2-3 लोगों का फोटो है, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी है। तो ऐसे बंदा बच्चा पैदा करके उसकी रक्षा के लिए भी है, अपन घुस भी नहीं सकते। ये कार्टून, दिस इज द कार्टून आई एम रिफरिंग, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1949 और यही सब कुछ है। इस कार्टून को समझिए एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। क्या है कार्टून में कि कॉन्स्टिट्यूशन जन्म लेता है हॉस्पिटल में और बाबा साहब उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं, हमारा बेबी। एंड बीइंग ए नर्स, बीइंग ए मदर, बीइंग ए फादर, देख रहे हैं, सेफ है। और इधर पतली गले से 2-3 लोग, भाई बंदा हटे तो कुछ कर दिया जाए, बंदा रहेगा तो कुछ करने नहीं देगा। तो बंदा रहे, बाबा साहब जब तक हैं तब तक तो मानेगा, ये हटे तो कुछ कर दे, हट कर दिया। बोलो जय भीम। बाबा साहब 1956 में नहीं रहे, 1952 में चुनाव हार गए। बाबा साहब पार्लियामेंट के, उन्होंने वो भी कर दिया, रिजाइन कर दिया था। इनकी बदमाशियों पर से रिजाइन कर दी, दरवाजा खुल गया। अब बच्चे को लाओ, जैसा यूज करो, बच्चे को चोर बनाना तो चोर बना दो, बच्चे को डकैत बनाना हो
बच्चे को टीचर बनाना हो, बच्चे को आईएएस अफसर बनाना हो, बच्चे को जो बनाना बनाओ। तो संविधान आ गया हाथ में। अब संविधान में आ गया हाथ में, उसका जैसा उपयोग करना दुरुपयोग करना करो, हाथ में आ गया। और जो बाप, जो माँ, जो उसका जो रक्षक, जो उसका नर्स था, है ही नहीं है। तो संविधान रूपी बच्चे का पालन पोषण करने वाला नहीं रहा, और जिनके हाथ में गया उन्होंने उस बच्चे को विकलांग बनाया। ये बॉम्बे का किस्सा है। हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी पर चले जाते थे, और उनके यहाँ जो काम करने वाले थे जो भी, तो वो किसी कारण से उनसे नाराज होकर कोई बात होती तो उनका बच्चा छोड़ के जाते थे, तो वो बंद करके मारती थी, खूब मारते थे, गुस्सा करती। तो बच्चा जो है ब्रेन से भी थोड़ा हुआ तो वो विकलांग हो गया। तो वो लोग सोचे कि हमारा बच्चा तो सारा सुविधाएं थी, ऐसा था, बट इसका डिटोरेशन क्यों हो रहा है और ऐसे क्यों होता जा रहा है। तो वो लेके डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने कहा कि यार बच्चा तो हम नहीं पैदा की थी, आपके हॉस्पिटल में हुआ है, और 2-3 साल के बाद जो बच्चा में ये सिम्टम कैसे आएंगे, विकलांग कैसे होता जा रहा है, हैंडीकैप कैसे होता जा रहा है। तो बड़ा रिसर्च किया। फिर उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जाते हो, मतलब तुम दोनों सर्विस करते हो, हाँ, बच्चा कहाँ रहता है, उनके बाइक के पास। तो उन्होंने ठीक है, एक दिन बाइक को लेके आओ। तो बाइक को जो काम करने वाले उसको लेके आए। क्या उसे डॉक्टर ने पूछा कि तुम बच्चे को डांटती हो? उसने बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा बच्चे को मारती हो? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे इस पर शक है, क्योंकि सही नहीं बोल रही है और जिम्मेदार नहीं है, वफादार नहीं है। वो सीसी कैमरा लगाया था उन्होंने हॉस्पिटल में, कैमरा लगा। उसकी उनको लेडी को पता नहीं था, और उन्होंने देख लिया कि हमारे बच्चे को सचमुच चीज मारती है और डिसरेस्पेक्ट करती है शायद। तो बात पकड़ में आई। बात में पकड़ा एक छोटा सा उदाहरण, सच उदाहरण, इसमें बड़ा इस पर डिटेल वो वीडियो है, मैंने ऐसे कहानी नहीं है। अब जरा इसमें समझने वाली क्या बात है कि जो बच्चा साफ सुथरा पैदा हुआ, अच्छा तरह से पैदा हुआ, यदि गलत हाथ में चला गया तो विकलांग हो गया। यदि सही हाथ में जाता होनहार बच्चा होता है। तो यदि संविधान को अच्छा बना था, बाबा साहब ने बना के दिया है, यदि वो अनइम्प्लीमेंटेबल हो गया है, उसमें कोई डिफेक्ट डाल दिया गया है, उसको ठीक से प्रभावशाली नहीं बनाया गया है, या जिसको जो है देखिए निकाल के दे भी दिया, ये देखिए अभी मैं बोल रहा हूँ, देखो हमारे ऐसे लोग हैं सक्षम, वो जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये कार्टून है, गूगल पे है ना, कोई अपन कहानी नहीं बताते हैं, सच्चाई बताते हैं ना। बाबा साहब बेटे के लिए ना हॉस्पिटल में, ऐसा ये हॉस्पिटल में पीछे से अरे निकालिए बच्चे के लिए हुए संविधान को कार्टून में। तो ये विकलांग बच्चा किसकी वजह से हुआ है? जिसके हाथ में संविधान गया वो, या जिन्होंने पैदा किया वो? जिसके हाथ में गया। जिसके हाथ में गया। तो जिसके हाथ में गया है वो भारत के वफादार लोग हैं या तो जब देश ना वफादारों के हाथ में जाएगा तो किसका सत्यानाश होगा? किसका सत्यानाश होगा? देश का ना। और जब देश का सत्यानाश होगा तो हमारा और आपका, हम उसी के पार्ट है ना, हमारा आपका सत्यानाश होगा। तो हमारे आपके सत्यानाश का जो कारण है वो सत्ता में जाने वाले लोगों की ना वफादारी है। मैं गद्दारी वर्ड नहीं यूज करना चाहता, थोड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा, तो ना वफादारी है। अब दूसरा, सुरेश राम जी हमारे बीच में वक्ता, दूसरी बात कि सारी की सारी समस्याएं सिर्फ ब्राह्मण या दूसरे लोगों ने दी है, ऐसा हम लोगों ने सोच विकसित कर लिया है। बट क्या कभी हमने सोच विकसित की है कि हमारी भी अपनी कोई जवाबदारी है? जैसे जैसे
जहां जहां वो अपनी व्यवस्था बना के मजबूती कर रहा, तो उसके पहले हमारी कोई व्यवस्था है क्या? नहीं है, नहीं है। हम खुद जानकार हो कि समाज में कितना जानकारी बांटते हैं, नहीं है। स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं, टीचर्स को शासन कहता है कि आप स्कूल में जाओ, तो सबसे गोल्डन पीरियड आपका कोरोना पीरियड है कि आप बैठ के किताब लिखो, बैठ के मटेरियल रिकॉर्ड करो, स्कूल में बैठो। लोग जो है स्कूल में जाना भी नहीं चाहते, घर पे भी जो है वैसे ही रहना चाहते हैं। ये भी उदाहरण है, मेरे पास प्रूफ है, प्रमाण है कि लोग जो है कोरोना पीरियड में स्कूल तो जाना ठीक है, पेड हॉलीडेज करने लगे, है ना घर का कोई अच्छा काम और न स्कूल का कोई अच्छा काम। ये भी उदाहरण है। इसमें सरकार को क्या दोष देते भाई? उस पीरियड में किन लोगों ने जब कोचिंग क्लास शुरू किया, अपने घर में और मोहल्ले के 25 बच्चों को पढ़ाया? किन लोगों ने शुरू किया कोचिंग क्लास? किन लोगों ने ऑर्डर लिया? किन लोगों ने जानकारी जो लेके जो है जब फ्री बैठे हुए हैं तो 10 आदमी को इकट्ठा करके जो है हम जो है ऑर्डर लें? कितने लोगों ने किया है? मैं अक्सर कहा करता हूं, बिहार में पिछले 27 साल से ओबीसी का शासन है। 27 साल से ओबीसी का शासन है। 1-2 साल नहीं है, 2-4-5 साल नहीं है, 27 साल से शासन है। फिर भी ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, फिर भी ओबीसी का क्या पोजीशन है? क्यों नहीं जो सबसे अधिक सक्षम लोग हो पाए बिहार में? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो है हमारे ही नेता, हमारे ही जो शासक, हमारे बीच से जो गए हुए हैं, वो इसलिए हैं क्यों कि या तो उनके पास समझदारी का अभाव है, या तो ब्राह्मणाइज्ड हैं, और नहीं तो इनकॉम्पिटेंट हैं। इसमें ब्राह्मण कहां से आ गए? ब्राह्मणवाद कहां से आ गया? इसमें मनुस्मृति कहां से आ गई? कहां है? जब मनुस्मृति को बाबा साहब ने लात मार दिया तो चैप्टर क्लोज हो गया। ओबीसी का शासन है, बिहार को उदाहरण दे रहा हूं। फिर ओबीसी को जो है वहां प्रभावशाली शासक कैसे बनना चाहिए कि जो है 100 साल आगे तक भी कभी दूसरा ना आ सके, मेजॉरिटी को ऐसे SC ST सभी ओबीसी जुड़ जाएंगे। क्यों नहीं है अच्छा स्कूल, अच्छी यूनिवर्सिटी ओबीसी का खोल पाए? क्यों नहीं शासन उनके हाथ में गया तो प्रशासन को मैनेज करने नहीं आता? क्यों नहीं आता? इसके कारण ये हैं कि हमारे लोग, हम देखते हैं ना यहाँ भी जानकार हो जाते हैं लोग, समझदारी का अभाव है, जानकारी खूब है, वो यार कॉम्पिटेंस का है। कॉम्पिटेंस नहीं रहेगा तो उसको राष्ट्रपति बना दो, उसको CM बना दो, उसको PM बना दो। कुछ लोगों ने बात करी कि लखनऊ में जब बहन ने बहुत अच्छा काम किया, बहन ने बहुत अच्छा काम किया। बात करने वाले लोगों की जानकारी समझदारी का अंतर बता देता हूँ, इतना भी अकल नहीं है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, जहांगीर ने आगरे का लाल किला और फिर बाद में जो है दिल्ली का भी लाल किला बनवाया था, और उन्हीं की पीढ़ियां बिरयानी भी नहीं बेच पा रही, उन्हीं की पीढ़ियां पंक्चर बना रही हैं। समझिए इसको कि ताजमहल बनाने वाले लोग जो पंक्चर बना रहे हैं, और इसी जहां बैठे हुए हैं से थोड़े दिन पर मैसूर हैं, मैंने मुंह से अच्छा नहीं, मैसूर टीपू सुल्तान की पीढ़ियों का मैं बता दूं यहीं वो क्या करते हैं, नहीं बताऊंगा। एंड यू मस्ट बी नोइंग, से राजू साहब, यू आर फ्रॉम दैट प्लेस, आई शुड नॉट एक्सप्लेन टू यू, बट आई शुड एड्रेस माय पीपल, दे मस्ट नो what is the fate who are the ruler of this area, who are the rulers of this area। उनकी पीढ़ियां क्या है? मैं महिलाओं बहनों के साथ मैं बोल नहीं सकता। मकान महल बनाने से, पार्क और ये बनाने से जो है आप शासक नहीं बन सकते। Yes, sir. शासक नहीं बन सकते, आपको आदमी तैयार करना पड़ता, समाज तैयार करना पड़ता हो। बहुत पहले मैंने कहा था कि आप समाज बनाओ, राज तुम्हारे पैरों में होगा। समाज नहीं बनाओगे, राज आएगा भी तो उसका कोई मतलब नहीं है, 5 साल के बाद चला जाएगा।
तो बिना समाज निर्माण किए हुए यदि राज तुम्हारा आ भी गया तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। जो ताजमहल आप बनाएंगे उस पर मैं नेम प्लेट लगा दूंगा, सुबचनाम द्वारा निर्मित। आप गाली दोगे, अरे बहुत बदमाश आदमी, इनका तो है ही नहीं है। वो कहोगे है नहीं, मेरा बेटा बोला क्या बात करते हो बेवकूफ आदमी, ये तो पापा ने बनवाया था। उन्होंने बोला कब बनवाया तुमने? क्या आज से 2000 वर्ष पहले बनवाया था। अरे 2000 पहले कैसे बनाए थे भाई? तुम्हारे पापा तो अभी, अरे यार पापा का ये 7वां नाम है, इसके पहले इनके दादा दादा का नाम ही सुबह का नाम होगा, जैसे विक्रमादित्य नाम है। अब मेरा बेटा लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, ये ताजमहल सुबह का नाम ने बनवाया था। शिव मंदिर है इसका फोटो, शिव मंदिर है, वो इसी पर संकेत कर रहा हूँ। ये मामला गेम खेलने का है, मकान आपका, मालिक में, हमको नेम प्लेट चेंज करना है। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि व्यवस्था बनाने वाला आदमी अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के रणनीति जानता है, और हमारे लोग जो है रणनीति नहीं जानते, फोटो देखने। 5 आदमी का फोटो है, 50 आदमी का तो फोटो ही नहीं है। फिर एक दूसरा निकलेगा, 50 आदमी तो फोटो, एक कानून का भी होना चाहिए था। फिर एक आएगा उधर से, कहेंगे साहब हमारे पुरखे का तो ही नहीं है, महाराष्ट्र में बंगलोर वालों का तो ही नहीं है। फिर उधर केरला वाला आएगा, अरे साहब नारायण गुरु का तो कहीं नाम और निशान नहीं, कितने बदलाव। उसको इतने ही में दुनिया है, इतने ही में दुनिया है, वहीं तक लिखता होगा। पूछो घर से निकल के कितने बार असम में गए हो कार्यक्रम करने, कितने बार जो कच्छ के रण में गए हो? यहाँ सारे लोग गए हुए हैं, मिशनरी लोग हैं। कच्छ से लेकर जो है, नेपाल से लेकर जो है, त्रिपुरा से लेकर जो, असम से लेकर, बिहार से लेकर, पंजाब से लेकर जो है, जम्मू कश्मीर से लेकर जो है, गली गली कुछ कुछ में जाने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसे लोगों से पूछो कि तुम अपने घर से, अपने मोहल्ले से कितना दूर गए हो, तो कहीं चीफ गेस्ट ग्रुप में गए, कहीं कुछ जो है कैसे से गए हुए हैं। मिशनरी लोग जो है हमारे, जो बैठे हुए लोग हैं, मैं जानता हूँ, आई नो देम। अदरवाइज क्यों मुझे पड़ी थी, मैं भी सर्विस में, मैं भी एंजॉय करते रहते। व्हाई आई कमिटेड माय सेल्फ, व्हाई देयर इज कमिटमेंट। बाबा साहब ने काम बताया, करके दिखा। माननीय कांसीराम जी ने काम बताया, काम करके दिखा रहे हैं। काम ये है, ये काम है, मनबासी नहीं है, ये भाषणबाजी नहीं है, काम है। हम जानते हैं क्या इसका असर होता है। इसका असर होता है कि बिहार के हमारे यादव समाज के, ओबीसी के महापुरुषों ने जो हमारे पास बैठे हुए हैं, इन लोगों ने बामसेफ में काम करने के बाद जो है अपने एरिया में जो ब्राह्मण मुक्त जो अभियान चला दिया। क्या बात करते हैं, इससे बड़ी बड़ी क्रांति होती है क्या? समझदारी हो तो हो, नहीं हो तो क्रांति है। जो कभी जो पूरे के पूरे जो चकड़े हुए थे लोग थे, मुक्त होने लगे। महापुरुषों का फोटो, रविदास की जन्म जयंती, कबीर की जन्म जयंती के साथ साथ जो है ज्योतिबा फुले को चित्र रखा जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र रखा जा रहा है। एक और भी आश्चर्य देखा मैंने बिहार में, 3 जिले में, समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली में, मैंने सबसे बड़ी चीज देखी कि ओबीसी के यहाँ शादी हो रही है तो शेड्यूल कास्ट के लोग करा रहे, और शेड्यूल कास्ट के यहाँ जो शादी ब्याह हो रहा है तो ओबीसी। अरे साहब, इससे बड़ी क्रांति होती है क्या? अरे मुल्कों देखो, इनको कहते नहीं कि बामसेफ ने किया क्या है, उनको बोला करते हैं बामसेफ ने ये किया है। बामसेफ जो है कोई संगठन नहीं है, इट्स ए यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रू थॉट। विचार दो ले जाओ, बस यही हो गया बामसेफ। और कौन से बामसेफ है? मंडली है, वो चला रहे हैं। अरे चलाने दो ना, कार्यक्रम कर रहे हैं, गलत सलत करने तो दे, कुछ तो कर रहा है, करने दो। कुछ खराब कुछ अच्छा होगा। अच्छा खराब ये है कि हमने अलग से शुरू कर दिया। जैसे अभी एक बात आई थी, हमारे साथी ने बोला कि नारा दिया गया था, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, फिर इसके बाद फटाफट कंक्लूड करूंगा। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात, लोगों ने नारा दिया कि विदेशी, अंग्रेज जो विदेशी थे वो चले गए और भारतीय जो विदेशी हैं उनके हाथ में सत्ता चला गया। मतलब ये है कि एक विदेशी के हाथ से सत्ता दूसरे विदेशी के हाथ में चला गया। और उसके एक हमारे साथी, बामसेफ के पुराने साथी, ये बोला करते थे कि ये हमारी आजादी का आंदोलन नहीं था, ये ब्राह्मणों ने अपनी आजादी का आंदोलन छेड़ा था। वो आजाद हुए और उन्होंने उनसे ट्रांसफर पावर, कहते हैं ना, उनसे अपना पावर ले लिया, ट्रांसफर। उसको एक शब्दावली है, एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में बोला जाता है
कि विदेशियों के हाथ से जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, मैंने सत्ता गई तो हमारे जिसके हाथ में आए, ये आजादी का आंदोलन किसका आंदोलन था? ब्राह्मणों का। उनके हाथ में सत्ता चली गई, ये बात कही गई, वही हमारे लोगों के मुहावरे बन गए जमाने पे। इसमें अच्छी बात क्या है? जीरो। मूर्खता वाली कितनी बात इतनी, जिसने भी बोला था उसके बता रहा। अच्छा, अंग्रेज थे, चले गए, तो आप जो है ये इंस्टीट्यूट नहीं बना सकते थे? बनाने वाला बनाया है ना, बनाने वाला बनाया है ना। 1952 में मेरे पिताजी ने दुकान खोली थी और सबने ये बोला कि इनके हाथ का कौन खरीदेगा? खरीदा ना, करोड़पति बने ना। 1 एकड़ में मकान है ना मेरा, 1 एकड़ में मकान है ना मेरा, है ना। मेरे पिताजी को जाकर देख लीजिए, है ना, ये देखे हुए हैं। तारीफ के लिए नहीं हूँ, आप तो पहले बता दें, मैं बता रहा हूँ, छुपाने में चाहते मतलब नहीं। आप जाइए शान से, जो है जब तक ये 4 किस्म का सब्जी नहीं बनती तो नाराज हो जाते हैं। क्या है भिखारियों की तरह खाना खिला रहे? मेरे पिताजी बोलते आज से नहीं, आज से 25 साल पहले भी, एक फ्रूट नहीं आता, ये नहीं आता, ये सेवा जारी ऐसे करते हैं। मैंने देखा, क्यों नहीं होता है भाई? खाली ये बात कहना कि जो है अंग्रेज चले गए, ब्राह्मण आ गए, अच्छा तो तुमको क्या छोड़ा था? आज की डेट में 2,52,000 ऑफिसर्स हैं हमारे, क्या बात करते हो? कहाँ की बुद्धि लेके आए हो? कहाँ से वही बस मुहावरे दिया, डायलॉग दे दिया, लोग डायलॉग मारने लगे, सेंस ही नहीं लगे। ब्राह्मण चले गए, ये चले गए, तो 27 साल से जो ओबीसी का शासन क्या आपके बिहार में नहीं है? इंडिया में जो अभी तक ओबीसी के जो चीफ मिनिस्टर जो है 60% हुए हैं, हुए हैं कि नहीं हुए हैं? इसमें जो है अंग्रेजों का, इसमें जो आजादी का, इसमें जो ब्राह्मणों का क्या दोष है? उनका सिस्टम का गुलाम लोग हैं, इसलिए समस्या है। उनका एक व्यवस्था बना हुआ है, शासन तंत्र में एक स्ट्रेटजी है, उसके हमारे गुलाम बने, इसी की मुक्ति के लिए तो यहाँ आए हुए हम लोग। तो बात को जो है सिर्फ एक ने बोला, बोलना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। जैसे मुन्ना भाई MBBS हैं, हमारे गले में मटका, कमर में झाड़ू, हमारी बहनों बेटियों के साथ। अरे भाई, लोगों को प्रेरित करने आए हो, तुमको डराने आए हो? लोगों को शासक बनाने आए हो कि दलित बनाने आए हो? मूर्खता देख लीजिए। एक हम अपनी बहन, हमारी बेटी बैठी हो, मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरी माँ बैठी हो, और मैं ये बोलना शुरू कर दूँ, ये बड़ा खतरनाक युग है, बाहर निकलना बहुत कुछ भी हो जाएगा। तो अभी दुकान खोलूंगा, मान लो अपनी वाइफ खोलूंगी, जाके 2-4 घंटे के लिए, 2-4 दिन के लिए सूरत से कपड़ा खरीद के आना है, तो दुकान संभालेगी? तो भैया मुझे जाने नहीं है, उधर तो सब सारे खतरनाक ही लोग बैठे हुए हैं। जहाँ हम घर से बाहर निकलेंगे बस काट मार के, इंजीनियर डॉक्टर कहाँ सोचेगी? वो घर में उसको बाई दाई बना देंगे, झाड़ू पोछा लगाने वाला बना देंगे, प्रेरणा देके जाते हैं लोग। सेंस ही नहीं कि बोलना क्या है, क्यों बोलना चाहिए, क्यों अपनी बात को सोचो कि हमने मार लिया तीर, निगेटिव बातें हमने पकड़ी, मार दिया तीर। अरे भाई, निगेटिव बात है, समस्या है, ऐसा नहीं है नहीं है। ये भी हाल होता था, उन्होंने सोचा था कि 20 फीट बनाएंगे, 100-150 महापुरुषों को फोटो लगवा देते हैं, बोला बट वो हमारा इशू है कि यहाँ बैठ के जो काम करना इशू है। सोचने वाली बात है कि मुन्ना भाई MBBS कितना नुकसान किया हमारा, बाबा साहब के मिशन का, माननीय कांसीराम जी के मिशन का। मुन्ना भाई MBBS क्या बोलना है, मटका गले में, हमने कहा इसको बांधो, टाइम निकालो, इसको गले में बांध ही दो, कहें किसी लायक है, बांधो जल्दी इसको। हाँ, ये बड़ी महफिल में बैठाने लायक भी नहीं है, कि वहां में जाके मटकाई वाली बात करेगा, ये कभी ऊपर नहीं उठ सकता। क्यों? संस्कार बन गया, ऐसा आदत बन गई, जबान बन गई, मुहावरे ऐसे आ गए, प्रवर्स ऐसे आ गए। इसलिए मुझे जो है कड़े शब्दों में जो बात कहनी पड़ रही। साथियों, इस बात को यही भूल जाइए। सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमारी समस्या जो सिर्फ जो ब्राह्मणवाद अनुवाद नहीं है, हमारी समस्या जो एक नई शब्दावली देना चाहता हूँ, ये मुन्ना भाई MBBS भी है, ये मुन्ना भाई MBBS भी हमारी समस्या है। और दूसरी समस्या ये है कि जब विषय पर बोलना है तो विषय पर समझना तो शुरू करो, ज्यादा मत बोल पाओ, कोई बात नहीं, 5 मिनट बोले थे 25 मिनट में समझो। तो जैसे दूसरा टॉपिक ये था कि शिक्षा सर्वसुलभ और सम्यक राइटियस हो तो हमें समस्याओं का समाधान। हमारा शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास पतन हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। क्यों?
कि सम्यक और प्रॉपर एजुकेशन नहीं। प्रॉपर एजुकेशन किसको कहते हैं? प्रॉपर एजुकेशन ये है कि एक बच्चे का व्यक्तित्व का प्रॉपर विकास के साथ साथ उसको जो जीने का संसाधन बताएं तो उसको प्रोफेशनली का बताना चाहिए। जैसे 8वीं से लेकर 12वीं के बच्चे को हम ये बता दें कि दुबई में नर्स की बहुत डिमांड है, टीचर्स की बहुत डिमांड है, इथियोपिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो टेक्निकल काम करने वालों की बहुत डिमांड है, जर्मनी में कैपिटल गुड्स बनाने वालों की बड़ी डिमांड है, इसको जो है रीसेट करने का जो सिस्टम है जापान में बहुत डिमांड है। आप वियतनाम में जो है वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जेंट्स ही नहीं है, लड़के ही हैं। चाइना में एक लड़की पर 12 लड़कियां हैं। वियतनाम में एक लड़की पर 7 लड़के, एक लड़के पर 7 लड़कियां हैं। शादी नहीं पता, एक लड़का कितने शादी करेगा? वो कहते हैं कि इंडियंस यहाँ आओ, हमारे सेट हो जाओ, काम करो, यहाँ जो है उनके घर का मालिक बनो। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ से लोग जाते हैं तो वहाँ लेडी जो ऑस्ट्रेलियन लेडी जो है अपनी लड़की का शादी करके उनको 2 चीजें देती है, रेस्टोरेंट दे देती हैं फ्री में और होटल दे देती हैं, या ये आपका जो पेट्रोल पंप है कि हमारी लड़की से शादी कर लो। तो वो कहते हैं इंडियन जो हस्बैंड होते हैं बड़ा रिलायबल होते हैं। ऑस्ट्रेलियन जो है आज शादी के दूसरे दिन के बाद दूसरी औरत के साथ भाग जाएंगे, चले जाते हैं। वो कहते हैं इंडियन जो लड़के आते हैं बहुत फेथफुल होते हैं, 7 जन्म वाले हैं, फेरे जो 7 जन्म वाले हैं। ये बुढ़ापे तक जो है लेडीज को जो है इज्जत करेंगे, हमारी बीवी यही है, इधर उधर झांक फांक नहीं मारेंगे। तो ये जो बात ऑस्ट्रेलिया में है, वो इंडियन जो लड़के जाते हैं उनको पेट्रोल पंप भी देते हैं, रेस्टोरेंट देते हैं और शादी करके रहो। और ये भी शर्त है कि जब आप जाना है इंडिया, जाना वापस जाना हो तो चले जाना, इसकी प्रॉपर्टी जो है आधा तू लेना आधा इधर देके चले जाना। ये भी है, ये फैक्चुअल चीज बता रहा हूँ। मेरे वाइफ के चाचा हैं, उनके 2 बच्चों के ये हुआ है, इट हैज हैपेंड। ऐसे ही जो है मैं बता दूं, सबसे बेस्ट जो है टूरिस्ट गाइड के लिए स्विट्जरलैंड में इंडियंस को इंजॉय करना एवरीवेयर। एक चीज नहीं, मैं आपको कई हजार उदाहरण दे सकता हूँ कि यदि हम एजुकेशन को प्रोफेशनलिज्म की तरफ ले जाएं, प्रोफेशन की तरफ ले जाएं बताने का, तो बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे। मान लो कि इंडिया में रोजगार नहीं भी हैं, if there is a scarcity of employment in India, we can promote employment abroad। दुनिया में है, दुनिया में है। मैं बता दूं, हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है पर्वत भाई। वो एक जगह अफ्रीका में एक जंगल ली थी, आज भी उनके पास जंगल का पूरा मालिक है, पूरा आधा देश वहाँ का, और वो छोड़ छाड़ के भाग गए किसी कारण बस। ठीक है, वहाँ यहाँ से लोग जाने वाले नहीं कि भाई जाकर जंगल का मालिक बन वहाँ से लकड़ियाँ भेजो, मत जान पहचान। वो कहते कोई मिले तो जाए, अब तो हमारे घर में सब यही जाते नहीं डर के मारे, क्या उधर क्या हो जाएगा। यहाँ से जाने के लिए जो लोग तैयार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है खत्म हो जाएगा, रोजगार का सही सेंस पैदा हो जाए, एजुकेशन को हम उस तरह ओरिएंट करेंगे, खाली गाली देने से नहीं। जिन लोगों ने कॉलेजेस बनाई हैं आज करोड़पति हैं। इलाहाबाद में मिस्टर वाचस्पति हैं, 17 इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, कॉमर्स के कॉलेज 17 हैं, 17, 40 एकड़ में, 40 एकड़ में अपना बना। इसी जगह पर भी मिस्टर लिंगेश आएंगे, सिद्धनाथ केबिल का गेस्ट जो है वो बिजनेसमैन हमारे में, पिरामिड इंडस्ट्री के मालिक जो है अरविंद होजरी के मालिक, 500 करोड़ रुपीस का जो है होजरी का लुधियाना में। क्या कहते हैं कि ट्रांसफर पावर है, आप करो तो सही, आओ तो सेफ, तो डेवलप नहीं हुआ ना, वो सेंस ही नहीं डेवलप हुआ। वो सेंस डेवलप करिए। जिन लोगों ने जब एक यादव और होटल देखेंगे यहाँ आपके बॉम्बे में, दंग रह जाएंगे। हेमचंद यादव जिसके पास जमीन पर अखबार बच्चे सोया था, हेमचंद यादव गांधीधाम में कम से कम आज 50 ट्रक के मालिक और मसीह पर घूमते हैं। अभी हम थोड़ी देर बात कर रहे थे हेमचंद यादव, करो ना, क्या बात करते हो, आज़ादी आया उनके बच्चे लगे भाड़ में जाओ, उनकी आज़ादी आई नहीं है, हम तो इनसे भी छीन लेंगे। यूपी में छीना था, मानव कांशीराम जी के नहीं छीना था, छीना था एक ही प्लास्टिक पर 1585 छीना था कि नहीं छीना था, 1585 को छीन लिया, इनसे छीन लिया, छीन लेंगे। समाज तैयार करो तब ना। समाज तैयार करने के बजाय, आपस में एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने के बजाय, कंधे से कंधे मिला के जो कार्यों को आगे ले जाने के बजाय लोग टीका टिप्पणी,
उन पर शक, इन पर शक, उन पर शक, अरे वो खराब है, ये खराब है। रे भाई, ये मिशन में ये होता है क्या? ये मिशन में होता है क्या? ये नहीं होना चाहिए। तो साथियों, आज अंत में 2-3 बातें बस फटाफट निवेदन करना चाहूंगा इस भूमिका के साथ। भूमिका मुझे करनी पड़ेगी कि वार्ता थोड़ा इधर उधर बिखर रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इतना हमने सेक्रीफाइस किया हुआ है, सर पे रिस्क लेके जो हम ये काम हम लोग कर रहे हैं, और लोग जो मजाक कर रहे हैं, लोग जो माइक का मजाक, वो मंच का मजाक उड़ाना चाहते हैं, लोग टॉपिक का मजाक उड़ाना चाहते हैं, लोग यहाँ नागरिक पर जो खर्च है उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे पिकनिक स्पॉट पर आए हैं, पिकनिक करके आए हैं। ऐसा होगा तो दूसरे दिन से कार्यक्रम बंद करके कभी बुलाएंगे नहीं। सेक्रीफाइस किया जाता है, रिस्क लिया जाता है, सारा कुछ करके। लोग जो सोचेंगे नहीं नहीं हम तो आएंगे बोलने कुछ भी करके होना चाहिए भाई। इसलिए मेरा निवेदन है, विषय समझ लीजिए कि भारत के संविधान में जो प्रोविजन है बाबा साहब ने जो दिया है उसको समझ लीजिए। उसका मैं हैंडआउट्स आपको दे दूंगा, पढ़िए। आधे घंटे की स्पीच में हम पूरी बात अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लोगों ने डिरेल कर दिया है। मैंने पटरी पर से गाड़ी इधर उधर कर दिया तो समेटने में टाइम लग गया। और दूसरी बात कि षड्यंत्र को समझना जरूरी है, उस पर भी बाद में बताएंगे, अभी इसी सेशन मैंने नेक्स्ट में। और तीसरी बात कि एजुकेशन सिस्टम हमारा राइटियस नहीं है, इसीलिए साइंटिफिक टेम्परामेंट का अभाव हो गया है, इसीलिए लोगों में वैज्ञानिक सोच नहीं आ पा रही है, इसीलिए आप सभी लोग पाखंड के शिकार हो गए हैं, इसीलिए जो अंधविश्वास के शिकार हो गए हैं, इसीलिए अंधश्रद्धा के शिकार हो गए हैं, इसीलिए अंधानुयायी होते जा रहे हैं, और इस तरह हम गुलाम होते जा रहे हैं। शिक्षा में राइटियस एजुकेशन की सख्त जरूरत है। और तीसरी बात कि जब तक भारतीय शिक्षा प्रणाली का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, जो बाबा साहब ने 1927 में बॉम्बे के प्रेसिडेंसीज में ये डिक्लेयर किया था कि एजुकेशन मस्ट बी नेशनलाइज्ड, इट शुड बी द स्टेट सब्जेक्ट। बाबा साहब ने कहा था कि स्टेट का सब्जेक्ट होना चाहिए, राज्य का सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि हर आदमी को जो शिक्षा मिल जाए। शिक्षा का मतलब ये था एकेडमिक शिक्षा, लेकिन बामसेफ जो है एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सोशल एजुकेशन, हम लोग सामाजिक शिक्षा भी देते हैं। तो वो एकेडमिक शिक्षा जो यहाँ मिलेगा यूनिवर्सिटी कॉलेज में मिलेगा, लेकिन जो सामाजिक शिक्षा है वो और कहीं नहीं मिलेगा। उसके लिए एक ही यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? जोर से बोलिए। तो बामसेफ के विश्वविद्यालय में आए हुए कुछ प्रोफेसर इधर हैं, तो इधर भी प्रोफेसर हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। हम दोनों मिलकर कारवां लेके चलेंगे, तब हमारी विचारधारा स्थापित हो पाएगी। हम लोग यहाँ सिर्फ जो है कथा वाचन के लिए नहीं आए हैं, चर्चा परिचर्चा के लिए नहीं आए हैं, बल्कि प्रेरित होकर दूसरे को प्रेरित करने के लिए आए हैं। हमारा क्या है, यहाँ 3 दिन में लीडर पैदा करेंगे, नेतृत्व पैदा करेंगे, नेतृत्व की क्षमता पैदा करेंगे, वैचारिक रूप से संपन्न करेंगे। है मटेरियल, चिंता मत करो। आप पढ़ना, अंग्रेजी में इसलिए जरा बांटा नहीं, हिंदी वाला थोड़ा कम है, क्योंकि साउथ में आना था तो मुझे वो भी ध्यान रखना था कि भाई इंग्लिश में चाहिए, और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सबको ध्यान में रखना है इसलिए। लेकिन मटेरियल है, उसको स्टडी करने के लिए मैं दूंगा। आप सभी लोग रखें, पढ़ें, समझें, देखिए कैसे ट्यूबलाइट हम लोगों का आपका जलता है। हमें फील होता है कि हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी रखी, तो इसीलिए जो शिवाजी राय जैसे महापुरुष हमारे बीच में हुए, वो सारी जानकारी इसलिए हमारे पास ज्योतिनाथ कुशवाहा जैसे आदमी जो है इनलाइटेंड हुआ। इसीलिए हम देख रहे हैं सुरेश राम साहब जैसे लोग जो समझ देने लगे, ओपी गौतम आदमी जैसे होने लगे। हमारे बीच में राकेश गरासिया जैसे एकदम पिन पॉइंटेड हमारा हो गया। हमारे बीच में रावजी भाई पटेल जो अध्यक्ष, जिनको हम सभी लोगों ने चयनित किया हुआ है, एक मिशनरी आदमी कैसे कैसे होता है। सिपाही यादव के पास कितना नॉलेज है, कितनी दर्द है, वो बोलने में है। हमारी जवाबदारी दूसरी है, हमारी जवाबदारी तीर चलाने का नहीं है, हमारी जवाबदारी है कि तीर निशाने पर लाओ। इसलिए बात काट नहीं रहा हूं, वो तीर चलाओ बट निशाने पर लाओ। ऐसे नहीं कि तीर मार दिया कहीं मार देना, निशाने पर लाके मारो ताकि वहां लगे जिसको नाभि कहा जाता है। जब तक नाभि पर तीर नहीं लगेगा तब तक हम नहीं जीतेंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षमा चाहता हूँ कुछ बातों का जो हमने टफ भाषा में बात करी है, और क्षमा इसलिए भी चाहता हूँ कि विषय को और अच्छी तरह से कंक्लूड करना था, लेकिन उधर ढोलक की आवाज़ आ रही है, इसलिए जब मैं बंद कर रहा हूँ, कंक्लूड नहीं कर पाया। लेकिन मैं अपनी किसी न किसी सेशन में इन दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरह से कंक्लूड करके आपको बता देंगे कि रियल षड्यंत्र क्या है और एजुकेशन सिस्टम को राइटियस कैसे बनाया जाए, सम्यक कैसे बनाया जाए,
और ये संघर्ष हम लोग जारी करने के लिए, आंदोलित करने के लिए आपको इस बात के लिए प्रेरित करेंगे। हम स्वयं प्रेरित होते हैं तब आपको प्रेरित करते हैं, हम स्वयं सेक्रीफाइस करते हैं तब आपको सेक्रीफाइस करने के लिए कह रहे हैं, हम स्वयं मैदानी जंग में हैं तब जो है आपसे बोल रहे हैं, हम स्वयं जो है रास्ते पर चल रहे हैं। जो बुद्ध ने कहा था कि ज्ञान प्राप्त हो तो चलो, इसलिए जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सभी लोगों के प्रति बहुत आभारी हूँ। जैसा मैंने सुबह निवेदन किया था वैसा आप लोगों ने करके दिखा दिया। मैंने बोला था कि पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, समय से चाय, समय से नाश्ता सब मिल रहा है, समय से खाना खा के आ जाइए। मैंने देखा कि आज का दिन आप लोगों ने सफल कर दिया है, इसलिए अपने सम्मान में एक बार ताली तो जरूर दीजिए। धन्यवाद माननीय सुभद्रा प्रमुख मार्गदर्शक बाम से।